कोई ना जो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से बच्चों हम 3:30 लाइव नहीं हो पाए थे, फिर 3:45 भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि बच्चों हम इस फील्ड में नए हैं। आप भी सीख रहे हो और हम भी बच्चों ये लाइव वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। और बच्चों शायरी के साथ जो अंदाज है उसी में हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना बच्चों, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी गर्दी से जमाने की। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और बच्चों आज हम ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। जय हिंद जी, नमस्कार जी, हेलो अमन जी। हाँ, वेरी गुड, सब ठीक हो? हाँ, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंडियन पॉलिटिकल साइंस की मैं क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि बच्चों आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस से बच्चों क्वेश्चन ज्यादा आ रही हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल बच्चों बेसिक से स्टार्ट करके ना बिल्कुल लेवल तक लेकर जाएंगे। आप बच्चों पॉलिटिकल पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ जाना, तो क्वेश्चन यहाँ से बच्चों बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बच्चों भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने से पहले बच्चों आपको समझ आना चाहिए कंसेप्ट कि भारतीय राज व्यवस्था का जब जब कोई वर्णन होता है तो हमारे सामने आता है बच्चों भारत का संविधान। क्या आता है? भारत का संविधान। अगर बच्चों आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, भारतीय राज व्यवस्था, तो सबसे मेन क्या अब क्वेश्चन उठता है कि भारत का संविधान क्या था, भारत को संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था। बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से उठते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी भारत के संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भारत का संविधान क्या था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो संविधान, भारत का संविधान पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या? दोस्तों सिंपल सी बात है, संविधान क्या होता है? ये नियमों का, आप बोल सकते हो नियमों का और उप नियमों का क्या होता है बच्चों? संविधान एक समूह होता है, मतलब एक कॉपी होती है बच्चों जिसमें नियम लिखे जाते हैं और उस नियम को फॉलो करने के लिए सब नियम लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं बच्चों? संविधान में लिखे जाते हैं। मतलब कहने का है संविधान में बच्चों नियम होंगे और क्या होंगे? सब नियम होंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन उठता है कि संविधान बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ये बच्चों लाजमी आना चाहिए, दिमाग में उठना भी चाहिए कि हमें संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बच्चों क्या कहते हैं कि अगर भारत में संविधान ना होना तो बच्चों सरकार क्या हो सकती है? तानाशाह बन सकती है। मैं बताता हूं बच्चों, हम घर में रहते हैं, हम कहां पर रहते हैं? घर में। और घर का बच्चों जो संविधान होता है वो घर के मुखिया के हाथ में होता है, यानी हमारे पापा के हाथ में होता है बच्चों घर का संविधान। और कईयों के घर में तो बच्चों संविधान माँ के हाथ में भी होता है, वो अलग अलग चीजें होती है। तो घर में क्या होता है बच्चों? संविधान, घर का भी एक अलग संविधान होता है। और घर से अगर मैं बात करूं बच्चों, हम आ जाते हैं समुदाय में, इसका भी क्या होता है बच्चों? एक अलग संविधान होता है। और इन सब से बात उठकर आती है, बात बच्चों किस पर आती है? सरकार पर आती है। किस पर आती है? सरकार। सरकार का भी बच्चों क्या होता है? एक संविधान। संविधान बच्चों बताता है कि सरकार को काम कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। हम बच्चों दादा दादी जी का भी अपना एक संविधान होता है। तो मतलब अब ये सरकार है, सरकार तो बच्चों बन गई, लेकिन सरकार में तो हो सकता है कुछ लीडर अनपढ़ हो, उन्हें तो पता नहीं है ना क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। तो बच्चों ये संविधान बताता है सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना। ये संविधान ही है बच्चा जो हमारी कार्यपालिका पर, विधायिका पर और न्यायपालिका पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। ये विधायिका को कितनी पावर देनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होनी चाहिए, लोकसभा के पास कितनी पावर होनी चाहिए, राज्यसभा के पास कितनी पावर होनी चाहिए,
यानी जितने भी बड़े बड़े पद है उनको कितनी पावर होनी चाहिए बच्चों, ये किस में लिखा जाता है, भारत के संविधान में वर्णित किया जाता है। तो संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बच्चों भारत का संविधान ना होना, सरकार क्या बन सकती है, तानाशाह बन सकती है। आपने सुना होगा जर्मनी का तानाशाह होता था बच्चों हिटलर, उसने क्या किया था, संविधान नहीं था तो वो क्या बन गया, तानाशाह। ये ताना संविधान क्या करता है बच्चों, सरकार को तानाशाह होने से क्या करता है, रोकता है। अब बताता हूं बच्चों संविधान की महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंट है संविधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों संविधान में क्या मिलते हैं हमें, मौलिक अधिकार। क्या मिलते हैं, मौलिक अधिकार, जिन्हें आप पढ़ते हो बच्चों फंडामेंटल राइट। अगर बच्चों संविधान से मौलिक अधिकार निकाल दिए जाए ना, तो संविधान बिल्कुल बेजान हो जाता है। मतलब अगर संविधान का जरूर महत्व क्यों है, क्योंकि संविधान ने हमें कौन से अधिकार दिए हैं बच्चों, मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का बच्चों हनन होता है ना, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। संविधान में ही बच्चों आती है हमारी प्रस्तावना। अब बात आती है प्रस्तावना का महत्व क्यों है बच्चों, कोई भी विदेशी नागरिक आता है ना, वो आते ही भारत की क्या पढ़ता है, प्रस्तावना पढ़ता है। आपने सुना होगा प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्णभूतो संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी। मतलब क्या है बच्चों, उसको ज्ञान हो जाता है कि भारत कैसा देश है, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, समाजवादी है, या दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है। इसलिए हमारे संविधान की बच्चों क्या होती है, जरूरत होती है। अब मैं बच्चों बताऊंगा कि भारतीय संविधान की, अब ये तो था बच्चों बेसिक बात की संविधान क्या होता है। तो मैंने बताया बच्चों संविधान नियमों का और उप नियमों की एक कॉपी होती है, उसमें एक फेयर लिस्ट होती है कि ये संविधान के नियम होंगे। और संविधान की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बच्चों, और उसको समाज में जीने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सरकार बनाती है, और सरकार को नियंत्रण कौन करता है, संविधान करता है। और इसका महत्व क्या है बच्चों, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, प्रस्तावना देता है। मतलब ये ना विदेशियों के लिए भी संविधान का दोस्तों बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि भारत का संविधान किन परिस्थितियों में तैयार हुआ। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान, अब हम किसके संविधान के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, भारत के संविधान के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत का संविधान किसने तैयार किया था, संविधान सभा ने। किसने तैयार किया था बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन बच्चों पक्का मिलेगा कि भारत का संविधान किसने तैयार किया था बच्चों, भारत का संविधान तैयार किया था संविधान सभा ने। और बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि और भी बच्चे बच्चों इस वीडियो का फायदा उठा सके। आपसे रिक्वेस्ट है, भारत के संविधान का निर्माण, यहां से बच्चों एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भारत का संविधान किसने तैयार किया था बच्चों, संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। अब मैं बात उठाता हूं बच्चों, जब हम संविधान बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने ही लग गए हैं, तो बिल्कुल जड़ से इसके संविधान की मूल जड़ ही हमें निकालनी होगी कि किन परिस्थितियों में संविधान बच्चों एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। टाइम टू टाइम संविधान बनाने की बच्चों मांग उठती रही। आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा बच्चों संविधान की मांग कब कब उठी थी। सबसे पहले संविधान की मांग उठी थी बच्चों, टाइम था 1895 का। व्यक्ति थे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने संविधान की मांग उठाई थी कि भारतीयों का क्या होना चाहिए, एक अलग संविधान होना चाहिए। और बच्चों इनका एक विधेयक था स्वराज्य विधेयक। कौन सा विधेयक में संविधान की मांग उठी थी बच्चों, स्वराज्य विधेयक में संविधान की मांग उठी थी। आपको ये भी पता है बच्चों, हाँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने है रश्मि जी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। सबसे पहले ना मतलब बात आती है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किस विधेयक में संविधान की मांग उठाई थी बच्चों, स्वराज्य विधेयक में। और दोस्तों इनका एक नारा भी बड़ा फेमस हुआ था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा भी किसने बोला था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो इस स्वराज्य विधेयक में 1895 में क्या मांग उठी कि भारत का एक क्या होना चाहिए बच्चों, संविधान। इससे पहले बच्चों भारतीयों को संविधान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब बात आती है बच्चों कि इस मांग को 1922 का टाइम था बच्चों। आपको पता है 1922 में एक आंदोलन चल रहा था भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था बच्चों,
असहयोग आंदोलन चल रहा था। और इस टाइम बच्चों महात्मा गांधी ने, किसने मांग उठाई थी? महात्मा गांधी जी ने मांग उठाई थी कि भारत का संविधान है ना, वो भारतीयों के द्वारा बनाना चाहिए। मतलब भारत का संविधान की ये मांग किसने उठाई थी बच्चों? महात्मा गांधी ने उठाई थी कि भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा। मतलब इसमें अंग्रेजी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये वो टाइम था जब गांधी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे थे। और गलती से दोस्तों वो 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी की घटना होती है। कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? चोरी की घटना होती है और गांधी को आंदोलन वापस लेना पड़ता है और गांधी को बच्चों जेल में डाल दिया जाता है। गांधी को कहां डाल दिया जाता है बच्चों? जेल में। तो गांधी की ये मांग बच्चों यहीं पर दब जाती है। गांधी ने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार होना चाहिए। तो ये मांग दोस्तों वहीं पर दब जाती है। मांग क्यों दबी? क्योंकि गांधी को कहां डाल दिया गया था बच्चों? जेल में डाल दिया गया था। दोबारा बताता हूं बच्चों, संविधान बनाने की मांग सबसे पहले 1895 में किसने उठाई थी बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक में उठाई थी बच्चों? स्वराज्य विधेयक में उठाई थी। इन्होंने कहा था भारतीयों का संविधान, भारत का एक अलग संविधान होना चाहिए। और 1922 में इस मांग को किसने उठाया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी। और गांधी की ये आवाज आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि महात्मा गांधी को कहां डाल दिया गया था बच्चों? जेल में डाल दिया गया। किस घटना के बाद? 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी घटना के बाद। यहां तक बच्चों क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आगे चलें। ठीक है, तो बच्चों यहां तक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे कैरी करते हैं इसको कि संविधान की बात बाद में बच्चों। अब बात आती है भारत के संविधान की औपचारिक मांग कब उठी? औपचारिक मांग से पहले बच्चों एक व्यक्ति था जिसने ना प्रयास किया था भारत का संविधान लिखने का। वो व्यक्ति था बच्चों मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और बच्चों मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक रिपोर्ट दी थी जिसको जाना जाते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बच्चों नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। कुछ बच्चे सोचते हैं नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। बच्चों नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। बच्चों एक बार बड़े लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, वह ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने भारत के संविधान लिखने का प्रयास किया था? तो मोतीलाल नेहरू वो व्यक्ति था जिसने भारत का संविधान लिखने का क्या किया था बच्चों? एक प्रयास किया था। तो भारत का संविधान सबसे लिखने का एक छोटा सा प्रयास बच्चों किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने प्रयास किया था। हालांकि दोस्तों ये नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है? अपने आप में फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि 1928 में बच्चों एक जिना फार्मूला आता है और जो मोहम्मद अली जिना ने दिया था। तो कांग्रेस वाले मुस्लिम उसको जिना फार्मूले को मानने से इनकार कर देते हैं और मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को, तो दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों? अपने आप असफल हो गए। मतलब ये पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान लिखने की कोशिश की थी? मोतीलाल नेहरू। अब बात आती है बच्चों संविधान की औपचारिक मांग किसने उठाई थी? 1934 में संविधान बनाने की औपचारिक मांग उठाई थी बच्चों। औपचारिक को बोलोगे बच्चों? संविधान बनाने की फॉर्मल मांग किसने उठाई थी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से? तो वो उठाई थी एम.एन. रॉय ने। कब उठाई थी? 1934 में संविधान बनाने की औपचारिक मांग किसने उठाई थी बच्चों? एम.एन. रॉय ने उठाई थी। ये कैसी मांग थी? औपचारिक, यानी भारतीयों का संविधान एक अलग से होना चाहिए। और दोस्तों इसी का नतीजा था 1935 में एक अधिनियम आएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम बच्चों कब आया था? भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में। और दोस्तों जो भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है ना, वो किसका देखा गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा गया था। बच्चों रट लो, ये क्वेश्चन तो 101% आता है कि भारत के संविधान पर, जो भारत का संविधान बच्चों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होगा और कल ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को उसको क्या किया जाएगा बच्चों? लागू
किया जाएगा। मैं बताऊंगा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, उसके पीछे भी बच्चों बहुत से कारण थे। अब इतना याद रख लेना, संविधान बनाने की औपचारिक मांग बच्चों किसने उठाई थी? एम.एन. रॉय ने उठाई थी, और उसी का नतीजा था बच्चों कौन सा अधिनियम आया था? भारत सरकार अधिनियम। और भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर किसका देखा गया था बच्चों? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत के यानी 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में थे ना वो दोस्तों 250 प्लस यहां से कॉपी किए गए थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस औपचारिक मांग को आगे बड़े स्तर पर उठाया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औपचारिक मांग तो उठा दी एम.एन. रॉय ने, उसका नतीजा भी आया, लेकिन ना इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीयों का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एम.एन. रॉय थे ना, वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, तो अंग्रेज है ना, पहले दोस्तों अंग्रेजों के ना छोटे लोगों की बात अंग्रेज सुनते नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों राजनीति में सक्रिय थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीयों का एक अलग संविधान होना चाहिए। मतलब इस संविधान की बात को पूरे भारत में किसने फैलाया था बच्चों? क्योंकि ये एक सक्रिय लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है अंग्रेजों ने बच्चों इनकी बात भी नहीं मानी। अब दोस्तों टाइम आया, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब कौन सा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है? दूसरा विश्व युद्ध बच्चों आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक बच्चों कौन सा विश्व युद्ध चला था? दूसरा विश्व युद्ध चला था। अब बच्चों संविधान बनाने की बार बार मांगे उठती रही। अब आया बच्चों अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव। ये आया बच्चों 1940 में। अब बताता हूं बच्चों 1940 में अगस्त प्रस्ताव ये था क्या? मैं बताता हूं। अगस्त प्रस्ताव बच्चों भारतीयों को ना युद्ध में शामिल करना चाहता था, क्योंकि ना ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों क्या किया था? बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया था। तो भारतीयों ने क्या कर दिया दोस्तों? अब भारतीयों ने कहा हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव भारतीयों को कहने आया कि आप ना युद्ध में शामिल हो जाओ और उसके बाद आप अपना संविधान बना लेना। तो भारतीयों ने बच्चों अगस्त प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अंग्रेजों अब ना दोस्तों कि जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा था ना, एक तरफ ये ना जापान, आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध पे जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए जाएंगे। उससे पहले दोस्तों अमेरिका को ब्रिटेन को ये लग रहा था जापान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तब ना दोस्तों क्या किया? अमेरिका जैसे देशों ने, चीन जैसे देशों ने ना भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए ना दोस्तों ब्रिटेन यानी इंग्लैंड पर दबाव डाला। किस पर दबाव डाला? इंग्लैंड पर दबाव डाला, और इनको कहा कि किसी भी तरीके से भारत को युद्ध में शामिल कर लो। अब इनको भय था दोस्तों कि अमेरिका, और इनको भय था कि जापान से हम युद्ध हार जाएंगे अगर भारतीयों ने हमारा साथ नहीं दिया। दोस्तों भारतीय लोग है ना, जिसके साथ मिलते हैं ना बच्चों दिल से मिलते हैं। अगर भारतीयों ने कह दिया हम युद्ध में शामिल होते हैं, तो भारतीय बच्चों सर कटवा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। इसलिए ना भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करना दोस्तों ब्रिटेन की मजबूरी थी। तो दोस्तों 1942 में एक मिशन आता है जिसे हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन है दोस्तों? क्रिप्स मिशन। ये बच्चों रट लेना, 1942 में कौन सा मिशन आया था बच्चों भारत में? क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को कहा था, वही बात कही थी कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा तब भारतीयों का संविधान, हम भारतीयों को संविधान बनाने की आजादी दे देंगे। इसने क्या कहा था? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही हम भारतीयों को किसकी आजादी दे देंगे बच्चों? संविधान बनाने की आजादी दे देंगे। अब भारतीयों को लगा बच्चों हमें तो ये सरकार है ना लॉलीपॉप देने आई है, मतलब ये ना एक दिखावा है। तब दोस्तों क्रिप्स मिशन पर महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, और एसएससी बच्चों यहां से यही क्वेश्चन उठती है। महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों हमें तो वो चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसको महात्मा गांधी ने बोला था बच्चों पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक।
मतलब हमें तो वो चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि क्या हो चुकी है बच्चों, समाप्त हो चुकी है। सपोज करो बच्चों आपकी कहीं जॉब लग जाए और आपको कह दे कि आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और आपको चेक मिल जाए 1 लाख। अब बच्चों हम फीलिंग ले जाते हैं ना चेक मिलते ही कि मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, और जब उस चेक को बच्चों हम केस करने जाते हैं तो केशियर बोलता है कि ये चेक तो बच्चों रद्दी में डाल दो, इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। तब हमें धक्का लगता है बच्चों। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था, ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब इसकी तो तारीख ही जा चुकी है। यानी क्रिप्स मिशन कहता है कि हम ना दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की क्या दे देंगे बच्चों, आजादी दे देंगे। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर कहा हमें तो वो चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। बच्चों यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1942 में क्रिप्स मिशन में एक बात कही गई थी, हम भारत को दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होते ही डोमिनियल स्टेट दे देंगे, यानी डोमिनियल स्टेट दे देंगे। तो बच्चों मैं डोमिनियल स्टेट अगले लेक्चर में कंफर्म बताऊंगा आपको कि डोमिनियल स्टेट क्या होता है। तो भारतीयों ने कहा हमें डोमिनियल स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो क्रिप्स मिशन की बात मानने से भी भारतीयों ने क्या कर दिया बच्चों, इनकार कर दिया। अब आएगा बच्चों कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आएगा बच्चों, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के कहने पर दोस्तों क्या बनेगा, संविधान बनेगा। एक क्वेश्चन, अब कौन सा मिशन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों, 1946 में। कौन सा मिशन है बच्चों, कैबिनेट मिशन। एक क्वेश्चन तो बच्चों यहां से और बन जाता है कि भारत का संविधान किसके कहने पर बना, किसके कहने पर बना, या किसकी रिकमेंडेशन, किसकी संस्तुतियों द्वारा भारत का संविधान बना। तो बच्चों भारत का संविधान किसके कहने पर बना था, कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर बच्चों क्या बना था, भारत का संविधान बना था। दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों, भारत के संविधान की ना एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट थी। अंग्रेजों ने भारत का संविधान बच्चों वैसे ही नहीं बनाया था। मैंने बताया था बच्चों 1895 में ये स्वराज्य विधेयक में मांग किसने उठाई थी बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। बाल गंगाधर जी ने मांग उठाई थी। फिर दोस्तों 1922 में ये बात किसने उठाई थी, महात्मा गांधी जी ने उठाई थी। और फिर बच्चों 1925 में 1928 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। इसमें दोस्तों पंडित ये मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान लिखने की क्या की थी दोस्तों, कोशिश की थी। और 1934 में औपचारिक मांग किसने उठाई थी बच्चों, एम.एन. रॉय ने उठाई थी। और इस बात को फेमस किसने किया था बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को क्या किया था बच्चों, फेमस किया था। यहां तक बच्चों क्लियर है, बिल्कुल। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, पूनम यादव जी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हम कांग्रेस का बच्चों एक अलग से टॉपिक कर लेंगे। 1938 में इस मांग को बड़े स्तर पर बच्चों किसने उठाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। और 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया बच्चों, अगस्त प्रस्ताव। 1942 में कौन सा मिशन आया बच्चों, क्रिप्स मिशन आया। और 1946 में कौन सा मिशन आया बच्चों, कैबिनेट मिशन। बच्चों ये वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा भारत का संविधान बनेगा, मतलब इन प्रोसेस के माध्यम से भारतीयों को गुजरना पड़ा बच्चों संविधान बनाने के लिए। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। भारत का संविधान बच्चों किसके कहने पर बना था, कैबिनेट मिशन के कहने पर बच्चों भारत का क्या बना था, संविधान बना था। अब मैं बताता हूं बच्चों कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को क्या कहा था। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को कहा था, आप संविधान संविधान तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। और आपको डिसाइड करना होगा कि कितने सदस्य उस संविधान सभा में भाग लेंगे, मतलब कितने सदस्य कहां से चुने जाएंगे। मतलब कैबिनेट मिशन ने बच्चों भारतीयों को बताया था कि संविधान का निर्माण कैसे करना है। मतलब भारतीयों ने कहा संविधान होना चाहिए, मतलब कैबिनेट मिशन बताएगा कि ये संविधान तैयार कैसे होगा, कि आपको किसका गठन करना होगा बच्चों, संविधान सभा का। तो मतलब अब संविधान
किसका गठन होगा बच्चों 1940 में? संविधान सभा का। अब बच्चों इसमें ना संविधान सभा में कितने सदस्यों की अब बात आती है कि कितने सदस्यों का चुनाव के लिए बोला गया कि कितने सदस्य संविधान सभा में हिस्सा लेंगे। बात उठी कि 389 सदस्य। अब बात आती है बच्चों ये 389 सदस्य तो होंगे, ये कैसे? मतलब एक सदस्य है कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब एक सदस्य है किस अनुपात में कितनी जनसंख्या का नेतृत्व एक सदस्य को सौंपा जाएगा। तो मांग उठी बच्चों 10 लाख। ऐसा डिसाइड हुआ कि 10 लाख लोगों पर क्या चुना जाएगा बच्चों? एक सदस्य चुना जाएगा। ये दोस्तों ये प्रोसेस है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, बाद में पॉलिटी में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 10 लाख पर बच्चों कितना सदस्य का अनुपात चुना गया? 10 लाख पर कितने सदस्य होंगे बच्चों? एक सदस्य होंगे। टोटल सदस्य कितने डिसाइड किए गए बच्चों? 389। अब बात आती है बच्चों इसमें ब्रिटिश प्रांत से 296। अब डिसाइड हुआ 389 में ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने जाएंगे और देसी रियासतों से। दोनों बात याद रख लेना बच्चों, ये दोस्तों संविधान का की फैक्टर है और जिस बच्चे को ये समझ आ गया उसका गलत नहीं होगा। मतलब 296 सदस्य डिसाइड किए गए कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सदस्य कहां से चुने जाएंगे दोस्तों? देसी रियासतों से। इनका आप जोड़ करोगे ना दोस्तों कितना हो जाएगा? 389। टोटल कितने सदस्यों का बात हुई बच्चों? 389 की बात हुई। ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने जाएंगे बच्चों? 296 सदस्य चुने जाएंगे। और देसी रियासतों से कितनी बात की गई दोस्तों? कि 93 सदस्य का। क्योंकि भारत में पहले क्या होती थी दोस्तों? आपने सुना होगा हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कैसी रियासतें होती थी बच्चों? देसी रियासतें होती थी। और ब्रिटिश प्रांत से कितना डिसाइड हुआ बच्चों? 296 सदस्यों का चुनाव होना था। मतलब टोटल कितने संविधान सभा में भाग लेंगे बच्चों? कितने सदस्यों को बात हुई? 389। 389 में आपको 296 और 93 याद करना है। अब बात आती है बच्चों ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य है ना, इनको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो। यानी 292 सदस्य तो ना गवर्नर के अधीन होंगे। ब्रिटिश गवर्नर के अधीन कितने सदस्य होंगे बच्चों? 292। और 4 सदस्य होंगे वो बच्चों होंगे चीफ कमिश्नरी के अधीन। चीफ यानी 292 सदस्यों का चुनाव किसके सौंपा गया? गवर्नर के हाथों में। और 4 सदस्य बच्चों कहां से? चीफ कमिश्नरी। आपको बच्चों 4 चीफ कमिश्नरी से क्वेश्चन आ सकता है। किससे क्वेश्चन आ सकता है कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? बच्चों 4 चीफ कमिश्नरी आपको याद कर लेनी है। कौन कौन सी थी? एक तो बच्चों दिल्ली थी, एक जो आपका अजमेर मारवाड़ का एरिया था, एक आपका बच्चों अजमेर मारवाड़ का, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, एक बच्चों था कुरुग। क्या था? कुरुग। ये 4 क्या थे बच्चों? चीफ कमिश्नरी थी। मतलब 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? ये पूछा जाएगा बच्चों। ये अपना साथ साथ नोट्स तैयार कर लेना। एक बार बच्चों आपको पॉलिटिकल सब, क्योंकि ये ना पॉलिटिकल साइंस बच्चों कंसेप्चुअल है। जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ आ गया ना वो बच्चा पॉलिटिकल में नंबर ले सकता है। बच्चों ये कंसेप्चुअल है। हिस्ट्री तो आपको मैं कैसे भी याद करा दूंगा, ये थोड़ा सा आप ये कंसेप्ट समझ लेना बच्चों, बस थोड़ा फीलिंग लेके इन सब्जेक्ट को पढ़ना। कंसेप्ट समझ आ गया, पॉलिटिकल में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों आप रट्टा लगाओगे तो पॉलिटिकल समझ नहीं आएगी। 4 ब्रिटिश जो मैंने बताया बच्चों चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग। ये क्या थी बच्चों? 4 ब्रिटिश ये जो चीफ कमिश्नरी थी। यानी 292 सदस्य का चुनाव गवर्नर को सौंपा गया और 4 कहां से चुने जाएंगे सदस्य? चीफ कमिश्नरी से। टोटल ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य होंगे बच्चों? 296। और देसी रियासतों के कितने सदस्य होंगे बच्चों? 93 सदस्य होंगे। कंसेप्ट बच्चों यहां से क्लियर हुआ। अब मैं बच्चों थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि कुछ बच्चों को अब समझ ना आया हो, वो ऐसा होगा तो नहीं ना आया हो, फिर भी बच्चों मैं थोड़ा सा आपको लिए रिपीट कर देता हूं। टोटल बच्चों कितना कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों को सुजेस्ट किया? 389। उसमें बच्चों ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? ब्रिटिश प्रांत के कितने थे बच्चों? 200। बताना ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य होते थे?
जल्दी से कमेंट करके बताओ ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य होते थे। वेरी गुड, 200। मंजीत भाई बिल्कुल 296 होते थे। और देसी रियासतों के कितने होते थे, देसी रियासतों के कितने होते थे, 93 सदस्यों को डिसाइड किया गया। और ब्रिटिश प्रांत को बच्चों दो पार्टों में आगे डिवाइड, 292 तो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन और 4 चीफ कमिश्नरी। और चीफ कमिश्नरी बच्चों आपको याद करना बड़ा आसान है, जो आपका दिल्ली हो गया, अजमेर, मारवाड़ हो गया, कुरुग हो गया और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। वेरी गुड, सही जा रहे हो सभी। 93 देसी रियासतों के थे बच्चों और 296 किसके होते थे, ब्रिटिश प्रांत के होते थे। कैबिनेट मिशन बिल्कुल प्रदीप कुमार 1946 में। अब बात आती है बच्चों कि इन 396 सदस्यों का बच्चों 389 सदस्यों का चुनाव नहीं होना था। इन 389 सदस्यों का क्या नहीं होना था बच्चों, चुनाव नहीं होना था। चुनाव होना था 296 सदस्यों का। मतलब जो 93 सदस्य किसके थे बच्चे, देसी रियासतों के होते थे। यानी 93 सदस्य किसके होते थे बच्चों, देसी रियासतों के होते थे। और देसी रियासतों ने बच्चों डायरेक्ट बोल दिया था कि हम अपने प्रतिनिधि चुनकर खुद भेजेंगे। देसी रियासतों के इन 93 सदस्यों ने क्या, देसी रियासतों ने बोल दिया कि बच्चों हम अपने प्रतिनिधि है ना वो खुद चुनकर भेजेंगे। मतलब इनका चुनाव करना कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों कितनी सीटों के लिए चुनाव होंगे, 296 सीटों के लिए बच्चों क्या होंगे, चुनाव होंगे। और दोस्तों कहते हैं जून जुलाई 1946 में, जून जुलाई 1946 में इन 296 सीटों के लिए बच्चों क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और उस चुनाव का जो नतीजा आया था ना, इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी ने कौन उभर कर आई, कांग्रेस, जिसे बोलते हो बच्चों आप INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका जन्म हुआ था बच्चों 28 दिसंबर 1885 को। किसका जन्म हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बच्चों इसको ना सबसे ज्यादा कितनी सीटें मिली थी, 208 सीटों पर किसने चुनाव जीता था बच्चों, कांग्रेस ने चुनाव जीता था। बच्चों आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता, तो कितनी सीटों पर जीत लिया बच्चों, 289 में से 208। हाँ 1885 में कांग्रेस, अमन जी बिल्कुल सही है। हाँ एओ हयूमुस का जन्मदाता था। लेकिन कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती बच्चों, 208। अब बात आती है बच्चों दूसरी बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग। कौन सी थी, मुस्लिम लीग। बच्चों मुस्लिम लीग का जो है ना स्थापना कहां पर हुई थी, ढाका में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों 1906 में कहां पर होगी, ढाका में होगी। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई, 1906 में कहां पर हुई थी, ढाका में। और मुस्लिम लीग को बच्चों कितनी सीटें मिली थी, 73 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी बच्चों, 73 सीटें किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। मतलब बच्चों अब इसका जोड़ करोगे ना, 8 और 3 11, 7 और 1 8, यानी 281 सीटें हो जाती है। अब 296 से 281 सीटें घटाओगे ना बच्चों, कितना आएगा, इसका रिमाइंडर, 281 घटाओगे कितनी सीटें बच गई बच्चों, 15 सीटें। और ये वो 15 सीटें थी बच्चों जो अन्य ने जीती थी। किसने जीती थी, अन्य। कितनी सीटें जीती बच्चों, 15 सीटें जीती थी। 208 किसने जीती बच्चों, कांग्रेस ने। और 73 सीटें किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने। और अन्यों ने मिलकर कितनी सीटें जीती थी, 15 सीटें जीती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ना ये समीकरण एक बार बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना, पॉलिटिकल आपकी उंगलियों पर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। कांग्रेस ने बच्चों कितनी सीटों पर चुनाव जीता था, 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग ने बच्चों कितनी सीटों पर चुनाव जीता था, 73 सीटों पर। और अन्यों ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता था बच्चों, 15 सीटों पर अन्यों ने चुनाव जीता था। कांग्रेस ने दोस्तों 199 सीटों पर तो डायरेक्ट चुनाव जीत लिया। और 9 उम्मीदवार वो थे दोस्तों जिनको कांग्रेस ने क्या किया था, समर्थन किया था। इतना याद रख लेना बच्चों। थोड़ा सा डीप लेवल अगर क्वेश्चन का गया तो ये पूछ सकता है कि कांग्रेस ने डायरेक्ट कितनी सीटों पर चुनाव जीता था बच्चों, 199 सीटों पर चुनाव जीता था। और 9 सीटों पर दोस्तों सॉरी, कांग्रेस ने किसी को बहुमत देकर 9 सीटों पर, मतलब टोटल कांग्रेस के हिस्सों में बहुमत समेत कितनी सीटें आई दोस्तों, 208। और मुस्लिम लीग ने बच्चों कितनी सीटों पर चुनाव जीता था, 73 सीटों पर चुनाव जीता था। अब बात आती है अन्य। अन्य की 2 कैटेगरी थी दोस्तों, 8 प्लस
7, 8 तो दो थे दोस्तों निर्दलीय, इंडिपेंडेंट बोलते हैं जिनको, निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। और 7 दोस्तों जो ये छोटी छोटी पार्टियां होती थी, जैसे आपने पढ़ा होगा 1923 में एक पार्टी बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी, जो सर छोटू राम ने उसका गठन किया था फजली हुसैन के साथ मिलकर। तो 7 सीटों पर चुनाव बच्चों छोटी छोटी पार्टियों ने चुनाव जीते थे। टोटल ये रिजल्ट आया था, मतलब आपको याद रखना है बच्चों 389 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। आपको याद रखना है बच्चों चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, 296 सीटों पर क्या हुआ था। टोटल 389 थी, 93 सीटों पर बच्चों चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि देसी रियासतों ने बोल दिया था हमें चुनाव नहीं, हम डायरेक्ट प्रतिनिधित्व अपने डायरेक्ट प्रतिनिधि भेजेंगे। तो चुनाव 296 सीटों पर हुआ। सबसे बड़ी पार्टी कौन आई बच्चों, कांग्रेस। और 73 सीटें किसने जीती बच्चों, मुस्लिम लीग ने जीती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अन्य ने कितनी सीटें जीती थी, 15 सीटें जीती थी। अब बच्चों यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस चुनाव में कितनी महिलाओं ने विजय प्राप्त की थी। तो बच्चों 296 सीटों में कितनी महिलाएं जीती थी, 15 महिलाएं जीती थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, 296 सीटों में कितनी महिलाओं ने जीती थी, 15 सीटें महिलाओं ने। आप याद करना बड़ा आसान है बच्चों, 15 ही सीटें तो अन्य ने जीती थी और 15 ही सीटें किसने जीती थी, महिलाओं ने जीती थी। तो मतलब एग्जामिनर पूछे क्या 389 सीटों पर चुनाव हुआ, तो नहीं हुआ। चुनाव हुआ बच्चों 296 सीटों पर, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और 15 किसके खाते में गई थी बच्चों, अन्य के खातों में गई थी। मतलब अब बात आती है दोस्तों, अब मैं यहां से वो चीज बताऊंगा जिसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान से मुस्लिम लीग का विश्वास है उड़ जाएगा। अब एक रीजन आएगा दोस्तों, संविधान सभा में मुस्लिम लीग भाग लेने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। वो रीजन था दोस्तों टोटल, मतलब मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता, टोटल 389 में मुस्लिम लीग के हाथ में मतलब कितनी सीटें आई दोस्तों, 73 सीटें ही आई ना। तो मुस्लिम लीग के पास तो 1/4 सीटें भी नहीं आई। अब मुस्लिम लीग को आइडिया हो गया था दोस्तों कि आगे चुनाव होगा ना तो उनका कोई आधार नहीं होगा, मतलब संविधान सभा चुनाव भी करेगी, अगर भारत आजाद हुआ ना तो किसका आधार नहीं होगा, मुस्लिम लीग का आधार नहीं होगा। बच्चों ये वो चुनाव था 1946 का जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। जो किसको जन्म देगा बच्चों, पाकिस्तान को जन्म देगा। यहीं से किसका जन्म होगा बच्चों, पाकिस्तान का। अगर ये चुनाव नहीं होता तो बच्चों मुस्लिम लीग को भय रहता कि भारत में उनका ही अस्तित्व है। ये चुनाव होने से बच्चों मुस्लिम लीग के दिमाग में एक बात बैठ गई थी, अगर चुनाव होते हैं, अगर भारत आजाद होता है तो मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुसलमानों ने कह दिया हम अगली बैठक में, संविधान सभा की बैठक का क्या करते हैं, बहिष्कार। यह वो रीजन था दोस्तों, मुस्लिम लीग ना भाग लेने से संविधान सभा में क्या कर देगी, इनकार कर देगी। अब बात आती है बच्चों संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों संविधान सभा की बैठक से हर एग्जाम में आया है। संविधान सभा की पहली बैठक आपने पढ़ा होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक बच्चों, पहली बैठक होती है। ये बच्चों क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा, हाँ बिल्कुल राकेश महिला बिल्कुल सही बोल रहे हो। 9 दिसंबर 1946 को बच्चों संविधान सभा की क्या होगी, पहली बैठक होगी। और बच्चों इस बैठक में ना 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मतलब बच्चों मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, हिस्सा लेने से पहले ही क्या कर दिया था, इनका। टोटल कितने सदस्यों ने बच्चों हिस्सा लिया था, 200। हाँ मंजीत बिल्कुल सही है। अब बात आती है दोस्तों, अब क्या चुना जाना था, संविधान सभा का किसका चुनाव होना था, स्पीकर। संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव होना था। बच्चों अध्यक्ष का चुनाव किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, बिल्कुल डॉक्टर मंजीत जी, बिल्कुल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है बच्चों, अध्यक्ष। मैं बताता हूं इनको अध्यक्ष बच्चों क्यों बनाया जाता है, चुनाव नहीं होता। मतलब इस संविधान सभा में बच्चों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी ना रिस्पेक्ट करने के लिए उनको क्या बना दिया जाता है बच्चों,
संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उनकी, हाँ बिल्कुल, वो बुजुर्ग व्यक्ति था, इसकी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष। और बच्चों यहां से एक बात और निकल कर आती है, जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है बच्चों, उसी दिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये संविधान सभा के बच्चों कैसे अध्यक्ष चुने जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष चुने गए थे बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष चुना जाता है बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष। और जिस दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है बच्चों, उस दिन इनकी तबीयत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, मतलब ये बीमार हो जाते हैं। अब लोगों ये बात उठी कि संविधान सभा के सदस्यों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, बोला इसकी तबीयत खराब हो गई, हो सकता है ये कल को रहे ही ना। कई बार बच्चों जब ना उम्मीद से ज्यादा खुशी मिल जाए ना, बंदा क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। मतलब इसको उम्मीद नहीं थी और इसको क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। बच्चों हमें उम्मीद नहीं है और हमारी, मतलब आपको पेपर आपका अच्छा नहीं गया और आपको कह दे कि आपका एसआई का एग्जाम क्लियर हो गया, बच्चों दोहरा पढ़ने वाली बात है, कोई तो लुढ़क ही जाएगा। मतलब एसआई क्लियर हुआ, लुढ़क जाएगा, मतलब उम्मीद ही नहीं थी। तो इनको उम्मीद नहीं थी और इनको क्या बना दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, इतनी खुशी हुई कि उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं, उनकी तबीयत क्या हो गई? खराब। फिर बच्चों 11 तारीख को क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 का वो टाइम था बच्चों, जब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। बच्चों आपकी जॉब भी लगने वाली है, चिंता मत करो, आपकी जॉब लगेगी, लेकिन खुशी से बच्चों पागल मत हो जाना। जॉब आपकी लगेगी ये श्योर है, मेरे से लिखवा लो, लेकिन आप पागल मत हो जाना। खुशी को बच्चों बर्दाश्त करना सीखो, गम आए तो लड़ना सीखो, खुशी आए तो उसको झेलना। मतलब खुशी आए ना आपको, तो आपको ना मतलब क्या करना है? खुशी को सहन करना सीखना है। मतलब खुशी आ जाए, ये नहीं है कि अपने दोस्त से आप बोलना ही छोड़ दो। मतलब बच्चों आपको किससे जुड़ा रहना है? जमीन से जुड़ा रहना, जो श्योर है। तो मतलब 11 दिसंबर को बैठक होती है, इसके स्थायी अध्यक्ष बच्चों किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुन लिया जाता है बच्चों? स्थायी अध्यक्ष। और इसमें बच्चों 2 स्थायी उपाध्यक्ष किसका चुनाव होता है? एक तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, और संविधान सभा में बच्चों 2 स्थायी उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। और वो बच्चों एच.सी. मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी कौन थे बच्चों? 2 स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों 2 क्या थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। ये बच्चों आपको याद रखना है। वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बच्चों कि संविधान सभा में कितने स्थायी उपाध्यक्ष थे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी 2 संविधान सभा के क्या थे बच्चों? स्थायी उपाध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष है तो पूछो बच्चों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बच्चों इस टाइम ना संविधान सभा एक संवैधानिक सलाहकार चुनती है। किसका चुनाव करती है? संवैधानिक सलाहकार। किसका चुनाव करती है बच्चों? संवैधानिक सलाहकार। जैसे हमारे बच्चों ये सेना का संवैधानिक सलाह कौन देता है? अजीत डोभाल जी। कौन देते हैं? अजीत डोभाल। वैसे संवैधानिक सलाहकार चुन लिया जाता है बच्चों वी.एन. राव। किसको चुना जाता है? वी.एन. राव। बच्चों ये भीमराव अंबेडकर नहीं है, इतना याद रख लेना। संविधान सभा का किसको या चुन लिया जाता है? वी.एन. राव को चुन लिया। हाँ अमन जी बिल्कुल डिटेल तक जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा यहां से क्वेश्चन आया और आपका गलत हो। पॉलिटिकल बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। हाँ एक बार इसके बाद आप लेक्चर और देख लेना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप किसी भी लेवल का बच्चों एग्जाम देकर देख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिटेल, फुल डिटेल से पॉलिटिकल आपको करवाई जाएगी। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बच्चों किसको चुना जाता है? वी.एन. राव को चुना
जाता है। तो इतना याद रख लेना बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 207 सदस्य हिस्सा लेते हैं और इन 207 में सबसे बुजुर्ग होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको संविधान सभा का बच्चों कैसा अध्यक्ष चुन लिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और जिस दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसी दिन बच्चों इनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर 11 दिसंबर 1946 को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों कौन सा अध्यक्ष चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और दो स्थायी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं बच्चों, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना जाता है बच्चों? वी.एन. राव को चुना जाता है। अब बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको ये पॉलिटिकल समझ आ रही है या नहीं आ रही? बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता तो दो यार, लाइक करोगे तो हौसला तो बढ़ेगा। जल्दी से बता दो बच्चों समझ आई या नहीं, या पॉलिटिकल साइंस किस बच्चे को समझ नहीं आ रही तो भी बता दो बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना, कमेंट करके जल्दी। हाँ यस सर सुनील कुमार, 2 होवर की क्लास लेना नेक्स्ट टाइम। हाँ पक्का लेंगे। यस मोनिका चौधरी, यस सर, लव यू भाई, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू बच्चों, आपको आ रही है, हम बस सिर्फ आपके लिए ही तो बैठे हैं। प्रियंका शर्मा, यस सर बिल्कुल। अब बच्चों मैं बताता हूं, संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है बच्चों 13 दिसंबर 1946 को। इसमें बच्चों क्या होता है? पंडित जवाहर लिख लो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं बच्चों। कौन सा प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों इसमें कौन सा प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट होंगे, जनता को हम संविधान में क्या देंगे, मतलब पूरा का पूरा उद्देश्य किसने रखा था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को। मतलब बच्चों आपको ना, आप भूल, हाँ क्या मनीष भाई क्या पूछ रहे हो? मेरा नाम सर मनीष भाई ले लिया आपका नाम, चिंता मत करो, ठीक है। इतना बच्चों 3 मीटिंग संविधान सभा की याद कर लेना, 9 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 की और 13 दिसंबर। बच्चों मैं लिख कर देता हूं, लगभग ना एक क्वेश्चन तो इन्हीं 3 बैठक से पक्का आएगा। 9 दिसंबर वाली बैठक में क्या होता है बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। 11 दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 2 स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी को चुना जाता है और एक संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है बच्चों वी.एन. राव को। और 13 दिसंबर 1946 को बच्चों बैठक होती है और इस बैठक का नतीजा क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों कौन सा प्रस्ताव रखते हैं हमारे सामने? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों किसके लिए संविधान बनाएंगे। बच्चों यहां तक कोई सिचुएशन क्लियर हुई? यहां तक कोई भी सिचुएशन, कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। आगे मतलब क्या है कि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप कंसेप्ट समझने लग जाना बच्चों, पॉलिटिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हमने बच्चों संविधान के बारे में पढ़ा कि भारत का हमें संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान का महत्व क्या है, संविधान क्या है, नियम और उपनियमों का सबूत क्या है, संविधान है, और संविधान बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। और कल बच्चों और डिटेल से, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों उसमें बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। और बच्चों ये भी बताऊंगा हमारे संविधान बनने में, आपको सबको पता है ना बच्चों, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने की तैयार होने में लगे थे। मतलब बच्चों ये मान ले कल कौन सा दिन है आपको पता है? कल कौन सा दिन है बच्चों? 26 जनवरी। कौन सा डे होता है बच्चों? कल रिपब्लिक डे होता है। वैसे बच्चों हमारा संविधान ना बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको बताऊंगा कि ये संविधान है ना बच्चों 26 नवंबर 1949 को लागू
क्यों नहीं किया गया? क्या तरीका, क्या कारण था कि 2 महीने का हमें वेट करना पड़ा और हमने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को? मैं कल बच्चों वो रीजन बताऊंगा कि एक लाहौर नदी के रावी तट पर क्या उनसा सम्मेलन हुआ था, उसमें सौगंध खाई गई थी, हम आने वाली 26 जनवरी को क्या फहराएंगे? तिरंगा। मतलब वो पूरी डिटेल से करवाएंगे बच्चों कि 26 नवंबर को हमारा संविधान क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों 26 जनवरी का संविधान लागू करने में बच्चों वेट किया गया। कल कौन सी तारीख है बच्चों? 26 जनवरी की तारीख है। और मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बच्चों हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बच्चों हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता में सांस लेने की, जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। कहते हैं ना बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का आखिर यही बाकी एक निशा होगा। तो हमें बच्चों उन शहीदों के लिए 26 जनवरी को समर्पित करना चाहिए और उन्हें बच्चों दिल से हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भी देश की क्या की थी बच्चों? रक्षा की थी। हम आज खुले में बच्चों सांस ले रहे हैं ना, उन्हीं शहीदों के कारण बच्चों हम आज खुले में क्या ले रहे हैं? सांस। हाँ बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बच्चों सेना में जितना महत्व जवान का है ना, जो सरहद पर बच्चों खड़ा रहता है और वो खुद गोलियां खाता है ताकि हम ना दिवाली होली घरों में मना सके, वो बच्चों खून से सेना पर खड़ा एक सिपाही खून से होली खेलता है और हम यहाँ रंगों से होली खेलते हैं। तो मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त को दिल से सैल्यूट। हर दिन हमें बच्चों जहां भी फौजी भाई मिल जाए, मतलब रास्ते में मिल जाए, तो उसको हमें दायित्व बनता है कि उसे हम घर तक छोड़कर आए। बच्चों आर्मी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। तो कल का दिन, वैसे तो हर दिन हमें सैल्यूट करना चाहिए इंडियन आर्मी को, लेकिन दोस्तों हमारे नेता होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, उस दिन है ना, ये फौजी भाइयों को या संविधान को याद करते हैं। दोस्तों नेता है ना, इनकी राजनीति अगर अच्छा हो जाए तो हमारे फौजी भाइयों की दोस्तों बड़ी मदद होगी। और कुछ दोस्तों ये राजनीति, वैसे एक मशहूर शायर हुए थे दोस्तों गालिब, वो कहते थे, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए, पूरा मुल्क खा गए। जो कुर्सी के कीड़े होते हैं ना दोस्तों, वो फौजी भाइयों का दिल से सैल्यूट नहीं कर पाते। तो कल 26 जनवरी के मैं आप सभी को बच्चों आगामी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बच्चों हम पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल डिटेल से करेंगे, और इंडिया जीके और पॉलिटिकल साइंस बच्चों आप भूलना ही भूल जाओगे। दोस्तों कल का जो हम है ना, हमारी पूरी टीम दोस्तों कल से, जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने भी जाएंगे, और कल हम ना पूरा इस शेड्यूल सेट कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको सोमवार से बच्चों पूरी की पूरी क्लास लग जाए। आपको सोमवार को बच्चों प्रॉपर एक शेड्यूल से हम आपको क्लासें देंगे, कंटिन्यू क्लास देंगे। तो सैटरडे और जो संडे जो रहेंगे दोस्तों, हम पूरी प्लानिंग के साथ कि हर टीचर आपको एक अलग बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी दूंगा। मेहनत करना बच्चों थम और स्टाफ का प्रबंध करेंगे हम। मेरी आपके दिल से आपसे वादा है बच्चों, आप मेहनत करने में कमी मत छोड़ना और स्टाफ देने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मंडे से बच्चों बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल बी फ्रैंक, आपको लगातार बच्चों लेक्चर दिए जाएंगे। बेस्ट से बेस्ट सर से आपको मिलवाऊंगा। बलवंत सर आ जाएंगे, मोनिका मैडम, मतलब जितने भी आपको एक नंबर का स्टाफ। वीरकरण सर मैथ में लाजवाब है, आपने देखी रखी होगी वीडियो। मैं खुद नहीं कहूंगा सर के बारे में, आप बच्चों खुद बता दोगे कि वो सर के साथ टीच करते हैं। तो मंडे से बच्चों आपको बिल्कुल हम शिद्दत से, आप और हम एक प्रण लेंगे कि हमें अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करना है। मम्मी पापा की सपनों की लड़ाई में बच्चों आप हमारा बस साथ दे देना, और सपने पूरे कैसे करने हैं वो हम आपको पूरी को, हम और आप पूरा दिन रात बच्चों सपनों के लिए लगा देंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ मंजीत जी, आशीर्वाद तो मम्मी पापा गए, हम तो इतने बड़े नहीं है कि आशीर्वाद देने वाले हैं, बस मम्मी पापा का और गॉड जी का बच्चों आशीर्वाद हमारे सदैव साथ है रहना चाहिए। मंजीत लव यू सर जी, आपको भी। पूनम यादव, हाँ सर जी, मतलब क्या है, हमें फौजी भाइयों का भी सम्मान करना। कल आप भी बच्चों 26 जनवरी बड़े प्यार से मनाना।
वो कहते हैं ना, जॉब हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल पूनम जी, जॉब आपने ही बोला था ना, मेरा दिल टूटा है, एक नंबर से रह गए। पूनम जी, आपका अपना दिल छोटा मत कीजिए। हो सकता है हम ग्रुप डी के लिए बने ही ना हो, हम किसी अच्छी पोस्ट के लिए बने हैं। जो लगे हैं उनको भी बधाई, और जो रहे हैं ना, उन्हें, उनके हम ना दिल जान से उनके लिए दिन रात बच्चों एक कर देंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है बच्चों, आते ही वीडियो का ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बच्चों शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि आपके समान बच्चों और भी है ना, वो भी इस लेक्चर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों सोमवार को, बड़े दिल से आपके विचार से विश्वास तक हम आपके साथ रहेंगे। तब तक एंजॉय करो, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। ओके बच्चों, बाय।